हेलो दोस्तों, मैं सुमित पवार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पीड समर्थक पर। दोस्तों, ये NTPC CBT 2 टारगेटेड बैच है जिसे हम 45 दिनों में कंप्लीट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के विषय में रोचक तथ्यों का गहन अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड विज्ञान क्या है ये जानेंगे। साथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी आधुनिक प्रयोगों के द्वारा, आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह एवं सौर मंडल के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही रेलवे में पूछे गए पिछले 20 वर्षों के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं आपके लिए रेलवे के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आया हूं। तो दोस्तों बिना देरी किए करते हैं शुरू। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि 1K सीरीज हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत रेलवे में पूछे गए 1000 से ज्यादा प्रश्नों को एक ही दिन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जाकर कर दे। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। आकाशीय पिंड। दोस्तों, आकाशीय पिंड क्या होते हैं? वे सभी प्राकृतिक पिंड जो आसमान में स्थित होते हैं आकाशीय पिंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेके हम बता दें आपको, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि सभी आकाशीय पिंड है। ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड अंतरिक्ष और आकाशीय पिंडों का कुल मिलाकर अरेंजमेंट जो होता है वही होता है ब्रह्मांड। दोस्तों, आकाशगंगा क्या होती है? असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, जिसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। इन्हीं आकाशगंगाओं के समूह को आकाशीय पुंज कहा जाता है और आकाशीय पुंज के समूह को बृहद आकाशीय पुंज कहा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा इसके स्वरूप के विषय में कई वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन किया तथा अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉल्मी ने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी, जिसके अंतर्गत इन्होंने, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र माना। दोस्तों, जिस वक्त इन्होंने थ्योरी दी दोस्तों, उस समय आधुनिक उपकरणों का अभाव था, तो ये जहां तक देख सके उस हिसाब से इन्होंने देखा कि पृथ्वी, इन्होंने महसूस किया पृथ्वी तो स्थिर है और जितने भी ग्रह उपग्रह जो दिख रहे थे इन्हें, वे सारे के सारे इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो इन्होंने कह दिया कि पृथ्वी केंद्र है ब्रह्मांड का। वही बात की जाए 1543 में कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, अर्थात इन्होंने पृथ्वी को केंद्र न मानकर सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना। दोस्तों, यदि ये सूर्य है और ये इसके चारों ओर ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य को माना पृथ्वी की जगह। किन्होंने? कॉपरनिकस ने। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे हम, जिसमें एक है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, और दूसरा है दोलन सिद्धांत। दोस्तों, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है। दोस्तों, जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का द्रव्यमान पहले एक बिंदु था जो कि बहुत ही सघन था, जिसका घनत्व बहुत ज्यादा था तथा इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। इस बिंदु के द्रव्यमान में वृद्धि होना शुरू हुई। द्रव्यमान में वृद्धि के कारण इसके गुरुत्वाकर्षण में भी वृद्धि हुई, जिससे आसपास के पार्टिकल्स को आकर्षित करना शुरू कर दिया इस बिंदु ने। बिंदु का आकार बढ़ा, जिससे उसका घनत्व बढ़ा और घर्षण चालू हो गया। इसी घर्षण बल के कारण इस बिंदु में ब्लास्ट हुआ दोस्तों, और यही ब्लास्ट फॉर्म करता है बिग बैंग का, जिससे हमारे आधुनिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वही बात की जाए दोलन सिद्धांत की, तो इसके प्रतिपादक कौन है? एलन सैंडविच। ये आधुनिक सिद्धांत है। इन्होंने माना जब से बिग बैंग हुआ ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एक समय के पश्चात गुरुत्वाकर्षण बल इस ब्रह्मांड के फैलाव को रोक देगा और फिर यह सिकुड़ना चालू कर देगा, और सिकुड़ने के पश्चात पुनः बिग बैंग की घटना होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी को समझ लेते हैं। सर्वप्रथम ये एकाकी परमाणु हुआ करता था और यह बहुत सघन तथा इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था। बिग बैंग के अनुसार इस बिंदु से ब्रह्मांड के वर्तमान स्वरूप में आने में लगा गया समय लगभग 15 अरब वर्ष है। दोस्तों, ये ब्रह्मांड का वर्तमान स्वरूप है और इस स्वरूप से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल की उत्पत्ति हुई।
या यूं कहे कि एकाकी परमाणु में हुए विस्फोट से लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार जॉर्ज लेमेंटियर के अनुसार ब्रह्मांड की कुल आयु 15 अरब वर्ष है दोस्तों। वही बात की जाए आधुनिक प्रयोग द्वारा ब्रह्मांड का किस तरह विस्तार हुआ, तो सबसे पहले इस एकाकी परमाणु में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के लगभग 10⁻32 सेकेंड में ही सारा ब्रह्मांड का फैलाव, सबसे ज्यादा जो फैलाव है इस 10⁻32 सेकेंड में ही हो गया दोस्तों। इस 10⁻32 सेकेंड में ही दोस्तों क्वार्क और लेटॉन्स का निर्माण हुआ। एक क्वार्क और लेटॉन्स क्या है तो आपको बता दूं, 10⁻6 समय सेकेंड में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण हुआ। और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किनसे मिलकर बने होते हैं दोस्तों, तो ये मिलकर बने होते हैं क्वार्क से मिलकर बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और वही बात की जाए इलेक्ट्रॉन तो वो बना होता है मिलकर लेप्टॉन से। समय बीतने के साथ 3 मिनट पर नाभिक का निर्माण हुआ। इसके पश्चात 3.8 लाख वर्ष बाद परमाणु का निर्माण हुआ, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन व हीलियम तत्व उपस्थित थे। और इसी समय ब्रह्मांड में पहले प्रकाश की उत्पत्ति हुई। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है यह, 1 अरब वर्ष पश्चात पहली आकाशगंगा का निर्माण हुआ और लगभग 5 अरब वर्ष के पश्चात मंदाकिनी का निर्माण हुआ, हमारी आकाशगंगा का। और इसी मंदाकिनी में हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति लगभग 9.2 अरब वर्ष पश्चात हुई। या बात की जाए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो लगभग 4.2 अरब वर्ष का समय यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा, जिस मंदाकिनी के अंतर्गत हमारे सौर मंडल की भी उत्पत्ति हो गई। दोस्तों वर्तमान ब्रह्मांड की स्थिति में इसकी आयु की बात की जाए तो ये लगभग 13.7 अरब वर्ष है। वही बिग बैंग के अनुसार यह 15 अरब वर्ष पूर्व है। दोस्तों सौर मंडल आकाशगंगा का छोटा सा भाग है, यह किसने बताया, विलियम हर्शेल ने बताया। वही बात की जाए हमारी ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं, तो यह बताया सबसे पहले एडविन पी हब्बल ने। इन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आकाशगंगा क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण से बंधे तारों, धूलकण और गैसों का समूह आकाशगंगा है। दोस्तों आकाशगंगा का साइड शेप कैसा है, तो बता दूं इसका साइड शेप अनियमित, सर्पिलाकार एवं दीर्घ वृत्ताकार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, इसे मिल्की वे या मंदाकिनी भी कहा जाता है। दोस्तों आकाशगंगा तीन भुजाएं होती है। पहला होता है केंद्र, दूसरा होता है मध्य घूर्णनशील भुजा और तीसरा होता है बाह्य घूर्णनशील भुजा। आप देख सकते हो सबसे बाहर की एक भुजा हो गई, इसके बाद एक मिडिल की भुजा हो गई और सबसे बीच में हो गया केंद्र। केंद्र में दोस्तों तारों का लगभग अंत हो जाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा तारे इनका घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है, अर्थात सबसे अधिक मात्रा में तारे यहीं पर पाए जाते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। दोस्तों हमारा सौर मंडल की वर्तमान स्थिति क्या है, मध्य भुजा में है। जो इसकी जो सबसे बाहरी भुजा होती है ये नवीनतम भुजा होती है दोस्तों। मध्य भुजा मध्य समय व्यतीत कर चुकी है और ये जो बीच की भुजा है ये सबसे आखिरी समय, अर्थात ये नष्ट होने वाले हैं। यहाँ उपस्थित जितने भी तारे हैं वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं दोस्तों। बात की जाए बाह्य घूर्णनशील भुजा की, तो यहाँ हाइड्रोजन के बादल होते हैं जिन्हें नेबुला कहा जाता है। यही बादल गति करते हैं और सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। सिकुड़ने से इनके कण आपस में टकराने लगते हैं और इसी टकराहट से इनके बीच में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये कण ऊर्जा उत्सर्जित करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा होता है। इसी क्रिया के फलस्वरूप आद्य तारे का निर्माण होता है, जिसे हम प्राथमिक तारा भी कहते हैं। दोस्तों लगातार नाभिकीय संलयन क्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान में लगातार कमी होती है, जिससे तारों का गुरुत्वाकर्षण कम होता है। दोस्तों बात की जाए गुरुत्वाकर्षण की, तो जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान जिसका जितना ज्यादा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान जितना कम होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो जैसा कि हमने देखा
यहाँ द्रव्यमान लगातार कम होते जा रहा है, इसी कारण से तारे के गुरुत्वाकर्षण में कमी आएगी और इसके फलस्वरूप तारे केंद्र द्वारा आकर्षित होंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया हमारी आकाशगंगा की 3 भुजाएं हैं, बाह्य घूर्णनशील भुजा और मध्य घूर्णनशील भुजा तथा केंद्र। बाह्य घूर्णनशील भुजा में नए तारों का जन्म होता है। वहीं बात की जाए मध्य घूर्णनशील भुजा की, तो इसमें हमारा वर्तमान में सूर्य है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जो मध्य वाली भुजा है इसी में हमारा सौरमंडल है, इसलिए हमारे जो सूर्य की स्थिति होगी वो कौन सी होगी, मध्य घूर्णनशील भुजा में। दोस्तों केंद्र, मैंने बताया केंद्र में जितने भी तारे जाते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी प्रकार सूर्य भी जब केंद्र में आएगा तो डिफ्यूज हो जाएगा, और जब सूर्य डिफ्यूज हो जाएगा तो पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा का स्रोत खत्म हो जाएगा, और जब पृथ्वी पर किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं आएगी तो पृथ्वी का भी विनाश निश्चित है दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब तक सूर्य है तब तक हमारी पृथ्वी है। बात की जाए तारों की, मैंने बताया तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। वे सभी आकाशीय पिंड, जिन्हें सेलेस्टियल बॉडी भी कहा जाता है इंग्लिश में, जिनमें स्वयं की ऊर्जा, ताप, चमक होती है, क्या कहलाते हैं दोस्तों, तारे कहलाते हैं। तारों का जीवन चक्र देख ले। सबसे पहले गैसों का बादल, जिसे हम नेबुला कहते हैं, इसी नेबुला से आद्य तारे का जन्म होता है। इस आद्य तारे से नया तारे का जन्म होता है, जो कि नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। इस नए तारे की ऊर्जा बहुत ही उच्च होती है और इसका तापमान भी बहुत ज्यादा होता है दोस्तों जैसा कि हमने देखा आद्य तारा नए तारे में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप। नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि ये हाइड्रोजन बिल्कुल कम हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो तारा एक्सपांड करना शुरू कर देगा, और इस कंडीशन में जो तारे का तापमान होगा वो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और इस 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर तारे का जो तापमान होगा वो रेड हॉट होगा, रक्त तप्त होगा, सॉरी कलर रक्त तप्त होगा। दोस्तों जिस प्रकार मानव जीवन में बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, उसी प्रकार तारे के जीवन में आद्य तारा या नया तारा, दूसरी स्टेज होती है दानव तारा, और तीसरी स्टेज होती है सुपरनोवा। आद्य तारा मतलब हो गया बचपन, ये हो गई जवानी, और ये हो गया सुपरनोवा बुढ़ापा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस रक्त तप्त तारे को क्या कहा जाता है, लाल दानव तारा कहा जाता है दोस्तों। इसमें हीलियम ज्यादा होती है, मैंने बताया आपको। हीलियम भारी धातु में बदलेगी, जैसे कि आयरन और निकेल। जब ये भारी धातु में पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो जाएंगी तो इसमें विस्फोट होगा, और इसी विस्फोट के फलस्वरूप सुपरनोवा का जन्म होगा दोस्तों मैंने बताया आपको सुपरनोवा क्या है, एक विस्फोटी तारा है। विस्फोट के पश्चात प्राप्त हुआ तारा सुपरनोवा है। दोस्तों यहाँ आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो चंद्रशेखर सीमा होती है, चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा के बराबर माना जाता है। ms का अर्थ होता है मास ऑफ सन, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान। तो यदि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना जो वैल्यू देखी जाए उसे हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो जब इन तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से ज्यादा होता है तो क्या होता है ये बताएंगे हम, और 1.4 ms से कम हो तो क्या होता है ये भी बताएंगे। दोस्तों जब इस तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से ज्यादा होता है तो इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन उच्च वेग से घूर्णन करने लगते हैं, और इस उच्च वेग से घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉनों से युक्त तारे को पल्सर तारा कहा जाता है। इस उच्च वेग के कारण ये तारे, इन तारों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ देंगे तो ये तारा न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। न्यूट्रॉन तारा ज्यादा ऊर्जा छोड़ते हैं दोस्तों, और यही न्यूट्रॉन तारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कृष्ण छिद्र का निर्माण होता है, जिसे ब्लैक होल भी कहा जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत उच्च होता है दोस्तों, इसके संपर्क में जो भी चीज आती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, अपने अंदर उसे समाहित कर लेता है। तो दोस्तों जिस भी तारे का द्रव्यमान, जिस भी सुपरनोवा तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से ज्यादा है वो कृष्ण छिद्र का फॉर्मेशन करेगा। वही बात की जाए जिस तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम है तो वह श्वेत वामन में बदलेगा, और यही श्वेत वामन तारा काला वामन में बदलेगा, और जैसे ही काला वामन में बदलेगा अदृश्य हो जाएगा। दोस्तों बात की जाए ग्रहों की,
तो ग्रह कहलाने की 5 शर्तें हैं दोस्तों। पहली शर्त क्या है, सभी आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं की ऊर्जा और ताप न हो ग्रह कहलाते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तीसरी शर्त है गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होना चाहिए इनका कि आकृति गोलाकार हो। और चौथी शर्त है आकार चंद्रमा से बड़ा होना चाहिए इनका। पांचवी शर्त है पड़ोसी ग्रह की कक्षा को ओवरलैप ना करें। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की हुई बैठक में कहा गया कि हर 5 साल में एक सम्मेलन होगा। आपको बता दूं ये जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है इसका मुख्यालय पेरिस में। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि हर 5 साल में एक सम्मेलन होगा। और यही सम्मेलन इसी के तहत जो हुआ 2006 में एक सम्मेलन जो कि चेक गणराज्य के प्राग में हुआ। वहां प्लूटो, ये जो प्लूटो है इसे ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया दोस्तों। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यह 2 शर्तें पूरी नहीं कर पाया। पहली तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका कमजोर था जिस कारण इसकी आकृति गोलाकार नहीं रही और इसी कारण से इसे बाहर कर दिया। और दूसरी शर्त भी बता दूं आपको कि यह पड़ोसी ग्रह की कक्षा में को ओवरलैप करता था। तो इस प्रकार 2 शर्तों के उल्लंघन के कारण प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। वहीं बात की जाए उपग्रह क्या होते हैं दोस्तों, तो उपग्रह 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। पहले मैं आपको बता दूं उपग्रह क्या होते हैं। वे पिंड जो संबंधित पिंड की परिक्रमा करते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इस प्रकार पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो बात की जाए उपग्रहों की तो 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होता है, दूसरा होता है प्राकृतिक उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है ध्रुवीय उपग्रह और दूसरा होता है भूस्थैतिक उपग्रह, पोलर सैटेलाइट एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ध्रुवीय उपग्रह दोस्तों ध्रुव से 900 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं और इनको स्थापित करने के लिए PSLV नामक लॉन्च व्हीकल का यूज किया जाता है जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों ये जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं ये मौसम संबंधी जानकारी के लिए काम आते हैं। वही बात की जाए भूस्थैतिक उपग्रह की तो इन्हें GSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है और ये भूमध्य रेखा से 3600 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। दोस्तों आज थोड़ा पड़ोस में माहौल भक्तिमय हो गया है, इसलिए इस लेक्चर को हम लगभग यही समाप्त करने का सोच रहे हैं। जाने से पहले मैं आपको पृथ्वी के उपग्रह के बारे में बता दूं। ये चंद्रमा है जो कि 59% भाग ही हमें दिखाई देता है चंद्रमा का, और जो 41% भाग होता है वे अदृश्य होता है। इस अदृश्य भाग पर ही नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले उतरे थे दोस्तों। और ये किस मिशन के तहत गए थे? अपोलो 11 मिशन के तहत, जो कि 1969 में संपन्न हुआ। और जिस अदृश्य भाग पर ये गए थे इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपको बता दूं इसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, जिसे कि शांत सागर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इससे आगे की चर्चा कल करेंगे हम। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।